सो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। क्वेश्चन नंबर 18 करेंगे क्योंकि जो हम 2 मार्क्स के क्वेश्चन हैं वो कंप्लीट कर चुके थे। अब हमें 3 मार्क्स 4 मार्क्स और एक मैप वाला क्वेश्चन करना है। तो स्टार्ट करते हैं 18 नंबर से। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि राइट द डिफरेंस बिटवीन रिजर्व फॉरेस्ट एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। और इसके और में क्वेश्चन है राइट टाइप एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। सो क्या है इसमें? टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। देखते हैं इन्होंने कौन सा अटेम्प्ट किया है। इन्होंने किया है आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 18 और वाला किया है इन्होंने। इसमें क्या बताया गया है तो फॉरेस्ट स्टार्ट करते हैं हम अपना आंसर। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंजर्वेशन एरिया आर जनरली क्लासिफाइड इन 3 पार्ट। मतलब कि कितने पार्ट में होता है तो 3 पार्ट में रहता है। और किस बेस पे तो रहता है डिवाइड? ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंजर्वेशन एरिया। ओके, फर्स्ट क्या है? रिजर्व फॉरेस्ट, सेकंड है प्रोटेक्टेड और थर्ड है अनक्लास्ड। ओके, तो इन्होंने सबको डिटेल किया होगा, मतलब ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग समझ गए होंगे कि यहाँ पे इन्होंने क्या बताया है कि जो फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेस है इनको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है और ऑन द बेसिस ऑफ कंजर्वेशन एरियाज, और नाम लिख दिए। फिर क्या करना है, इनको डिफाइन करना है। रिजर्व फॉरेस्ट क्या होते हैं? रिजर्व फॉरेस्ट थोड़ा सा मतलब ये समझिए कि इसमें कोई भी एक्टिविटी हो वो क्या होती है? वैन होती है। तो इसको देख लेते हैं। रिजर्व फॉरेस्ट, ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द इंडियाज फॉरेस्ट आर कंसीडर्ड एज अ रिजर्व फॉरेस्ट, है ना। कितना है तो हाफ, ये देखिए हाफ कितना है एरिया इसका। इंडिया में अगर देखा जाए तो जो फॉरेस्ट का एरिया है वो हाफ एरिया तो यही कवर कर लेता है, रिजर्व वाला। These forests are for as more valuable as the conservation of forest and wildlife is concerned। जो कि ये भी क्या होता है उसके लिए बहुत ज़्यादा है, जो कि बहुत कंसर्न होते हैं फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ जो भी कंसर्न होती है उसके लिए, तो ये बहुत ही वैल्यूबल है। सेकेंड है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। तो इसमें कितना एरिया है? अबाउट 1/3 ऑफ आवर फॉरेस्ट आर कंसिडर्ड एज प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। इसका एरिया कितना है? 1/3। उसका कितना था? हाफ। ठीक है। दीज फॉरेस्ट आर प्रिजर्व फ्रॉम फर्दर डिप्लेशन होता है। तो थर्ड है अनक्लास्ड फॉरेस्ट। और रेस्ट ऑफ द फॉरेस्ट दैट इज़ नॉट क्लासिफाइड इज कॉल्ड एन अनक्लास्ड फॉरेस्ट। ठीक है, एक रिजर्व हो गया, एक प्रोटेक्टेड हो गया, और जो बचे उनको क्या कर दिया? अनक्लास्ड फॉरेस्ट में रख दिया। दीज कैन बी ऑन बाय प्राइवेट इंडिविजुअल और गवर्नमेंट। ये किसके द्वारा ऑन होते हैं? तो प्राइवेट के द्वारा भी और क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट के द्वारा भी। सेकंड जो इनका था वो इन्होंने अटेम्प्ट नहीं किया है, वो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि जो रिजर्व और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट इन्होंने लिखा है वही थोड़ा सा और हमें 1-2 पॉइंट और लिखने हैं, क्योंकि 3 मार्क्स का है तो 3 पॉइंट लिख देंगे, हो जाएगा। ठीक है। रिजर्व फॉरेस्ट जो होते हैं आर लैंड दैट एंजॉय लीगल प्रोटेक्शन। ठीक है, लीगल प्रोटेक्शन तो इसमें रहता ही है। और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट ऑल्सो एंजॉय लीगल प्रोटेक्शन, हाउएवर द मेन फोकस इज ऑन लोकल रिसोर्सेज एंड इनहेबिटेंट्स। लेकिन इसमें भी लीगल प्रोटेक्शन होता है, पर इसमें जो लोकल रिसोर्सेज होते हैं और है ना, उस पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। एक पॉइंट और इनका है ये वाला पॉइंट। जो रिजर्व फॉरेस्ट होते हैं ऑफन वो क्या होते हैं तो ऑफन डू नॉट गेट कन्वर्टेड इन टू नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसमें क्या है, ये कन्वर्ट नहीं होते हैं, है ना। डू नॉट गेट कन्वर्टेड, ओके। नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ये कन्वर्ट नहीं होते हैं। जबकि जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट होते हैं वो क्या होता है, With funding, protected forests are often converted into national park and wildlife sanctuaries. ओके, अगर इनको फंडिंग हो गई तो ये क्या हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं, और ये कन्वर्ट नहीं होते हैं। थर्ड पॉइंट देख लेते हैं।
थर्ड पॉइंट आप ये लिख देना, मोर देन हाफ ऑफ द फॉरेस्ट एरिया इज अंडर इंडिया रिजर्व फॉरेस्ट कैटेगरी। किसके अंदर आते हैं? तो हाफ ऑफ द फॉरेस्ट, इसमें हाफ लिख देना है और इसमें 1/3 लिख देना है। ठीक है, केवल इतने ही पॉइंट थे और इसमें 3 पॉइंट हो जाएंगे, अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? राइट द फीचर्स ऑफ फेडरल सिस्टम। जो फेडरल सिस्टम होता है उसके फीचर्स लिखने हैं। और में क्वेश्चन है, अ मेजर स्टेप टूवर्ड डिसेंट्रलाइजेशन वाज टेकन इन 1992। ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन जो हुआ था 1992 में, तो क्या स्टेप्स लिए गए थे वो बताना है। 19 जो पंचायती राज हम पढ़ते हैं उसके बारे में हमको डिटेल देना है कि क्या स्टेप लिए गए थे, उसमें क्या क्या है वो लिखना है। ठीक है, और या फिर ये लिखना है, राइट 3 फीचर्स ऑफ फ्रीडम ऑफ फेडरल सिस्टम। देखते हैं इन्होंने क्या लिखा है। इन्होंने लिखा है कि फीचर्स ऑफ द फेडरल सिस्टम आर एज फॉलोज, है ना। फेडरल सिस्टम के बारे में इन्होंने लिखा है, तो क्या है? फर्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। देयर आर 2 और मोर लेवल और टियर ऑफ द गवर्नमेंट। या कितने इसमें लेवल होते हैं फेडरल सिस्टम में? तो कितने लेवल होते हैं? 2 और मोर लेवल्स हो सकते हैं इसमें। ठीक है, और क्या है फिर? सेकंड पॉइंट है, ईच लेवल गवर्न द सेम सिटीजन बट ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट हैज़ देयर ज्यूरिडिक्शन इन द स्पेसिफिक मैटर ऑफ लेगिस्लेशन, एडमिनिस्ट्रेशन एंड टैक्सेशन। तो सेकंड पॉइंट में इन्होंने बताया है कि ये जो कि सिटीज़न तो सेम ही होते हैं, बट क्या होता है, इनका एक स्पेसिफिक वो ज्यूरिडिक्शन होता है, मतलब स्पेसिफिक एरिया होता है, वो उसी के क्या होते हैं, अंडर क्या करते हैं, काम करते हैं। तो इसमें जैसे अगर भारत इंडिया का अपन एग्जांपल लेते हैं, तो आप देखेंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या होता है? पीएम होते हैं इनके हेड, और स्टेट गवर्नमेंट में क्या होते हैं? सीएम हेड होते हैं। तो जो हमारी क्या होते हैं, इनके सब्जेक्ट क्या होते हैं? डिवाइड रहते हैं, है ना। जो लिस्ट है ना, स्टेट लिस्ट है, कंकरेंट लिस्ट है, तो इनसे क्या होते हैं? मैटर डिवाइड रहते हैं और उन्हीं के अंडर या उन्हीं के लिए ये लोग काम करते हैं, है ना। लिस्ट में जो भी फंक्शन, अगर स्टेट लिस्ट का है तो स्टेट गवर्नमेंट करेगी, अगर यूनियन लिस्ट का है तो सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर वर्क करेगी। ठीक है, थर्ड क्या है? द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट is clearly specified in the constitution, so its existence and authority is constitutionally guaranteed। हाँ, तो इन्होंने वही बताया है कि जो ज्यूरिसडिक्शन है गवर्नमेंट का, वो क्लियरली स्पेसिफाइड है काय में? कॉन्स्टिट्यूशन में, जो मैंने लिस्ट बताई है ना, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, इन सब में क्या है? स्पेसिफाइड है कि किसको क्या वर्क करना है। फोर्थ पॉइंट क्या है? द फंडामेंटल प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट चेंज यूनिलेटरली बाय वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट, सच चेंजेस नीड कंसेंट ऑफ बोथ द लेवल ऑफ गवर्नमेंट। ओके, तो अगर कोई भी फंडामेंटल प्रोविज़न चेंज करना है कॉन्स्टिट्यूशन का, तो क्या करते हैं? यूनिलेटरली नहीं हो सकता है। मतलब कि कोई अगर चाहे कि सेंट्रल गवर्नमेंट की मैं ही कर दूं ये जो फंडामेंटल प्रोविज़न को चेंज, तो वो नहीं कर सकती, उसको स्टेट की भी परमिशन चाहिए होगी। ठीक है, फंडामेंटल प्रोविज़न में सबसे बड़ा अगर देखें तो क्या आ जाता है? फंडामेंटल जो राइट्स दिए गए हैं वो मैन रहते हैं ना, क्योंकि उस वही जो होते हैं जो सिटीज़न को राइट्स देते हैं, और है ना, जो जिसको बोलते हैं राइट टू स्पीच, उसको भी सिक्योर करता है, राइट टू लाइफ, ये सारी जो है ना राइट्स हैं, तो इन्हीं को फंडामेंटल प्रोविज़न बोला गया है। और भी बहुत सारी प्रोविज़न है, पर मेन प्रोविज़न यही होता है। 20 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। राइट द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडिया और राइट 3 फंक्शन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इसमें पूछा गया है जो ग्लोबलाइजेशन के क्या इम्पैक्ट थे वो लिखिए, या फिर आरबीआई के क्या लिखिए? 3 फंक्शन लिखिए। ठीक है,
ग्लोबलाइजेशन के क्या इम्पैक्ट थे। जो एलपीजी पढ़ा होगा आप लोगों ने, एलपीजी के बारे में लिखना है और इसमें आरबीआई के जो क्या है फंक्शन है वो हमको लिखने हैं, ठीक है। इन्होंने लिखा है आरबीआई के फंक्शन, तो हम देख लेते हैं। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट एज द फिनेंशियल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया। इट्स मेन फंक्शन आर एज फॉलोज, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट है, इट मॉनिटर्स द फंक्शनिंग ऑफ बैंक एंड अदर सोर्सेज ऑफ फॉर्मल क्रेडिट, ठीक है। मॉनिटर करती है जो भी बैंक होती हैं उनकी फंक्शनिंग को, ठीक है। सेकंड पॉइंट है, इट इशू करेंसी ऑन द बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एज पर रिक्वायरमेंट। ये क्या करती है, करेंसी इशू करती है अगर क्या सेंट्रल गवर्नमेंट को नीड होती है तो। थर्ड है, मॉनिटर द बैंक ऑन मेंटेनिंग द कैश बैलेंस, ओके। तो बैंक को भी क्या करता है, मॉनिटर करता है कैश बैलेंस बनाने के लिए। समटाइम इट ऑल्सो प्रोवाइड लोन टू द अदर बैंक एज वेल। मतलब ये क्या करता है, बैंक को भी लोन देता है। मतलब हम बैंक से लोन लेते हैं पर बैंक किससे लेता है, तो आरबीआई से। इट इंश्योर दैट लोन इज़ नॉट ओनली गिवन टू द प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन बट टू स्मॉल फार्मर्स आल्सो, ओके। तो जो फार्मर्स होते हैं उनको भी लोन देना ज़रूरी होता है और इसके लिए ये क्या करता है, इंश्योर करता है कि मतलब दे रहे हो कि नहीं। इसके लिए क्या होता है, एक प्राइमरी एरिया डिसाइड किया जाता है कि आप इनको लोन देंगे और ये एक परसेंट होता है। एक्यूरेट परसेंटेज तो नहीं पता पर लगभग जो होता है वो क्या होता है, अप्रोक्स 30% है कि प्राइमरी सेक्टर को देना पड़ेगा आपको लोन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21। इन वो जो मिनरल होते हैं वो किस रॉक ग्रुप में पाए जाते हैं, जो मिनरल होते हैं वो किस रॉक ग्रुप में पाए जाते हैं। और में कौन सा क्वेश्चन है, राइट 4 बेल्ट ऑफ आयरन ओर फाउंड इन इंडिया। जो बेल्ट है आयरन ओर के वो हमको लिखना है। तो इन्होंने आंसर अटेम्प्ट किया है आयरन ओर वाले जो बेल्ट हैं। इसमें जो ये वाला क्वेश्चन है ना मिनरल वाला, इसमें कुछ नहीं करना है। जो हमने क्या बोलते हैं रॉक सर्किल पढ़ा होगा ना, हिंदी में बोलते हैं चट्टान चक्र। तो उसमें जो 3 टाइप्स ऑफ रॉक है तो तीनों के टाइप लिख देने हैं और उनमें जो भी क्या मिनरल पाए जाते हैं है ना वो हमको लिख देने हैं, है ना। और हम देख लेते हैं इसका और वाला आंसर जो इन्होंने लिखा है। द मेजर 4 आयरन बेल्ट्स ऑफ इंडिया आर, फर्स्ट उड़ीसा झारखंड आयरन बेल्ट, उड़ीसा एंड झारखंड आयरन बेल्ट। दिस बेल्ट लाइज इन द स्टेट ऑफ उड़ीसा एंड झारखंड, ओके। हाई ग्रेड हेमेटाइट आयरन और कैन बी माइंड फ्रॉम द, इधर पे नाम लिखा है, इसे बोलते हैं बादाम पहाड़। ये क्या हिंदी का नाम है बादाम पहाड़ माइंस, ओके। इन कहाँ पे है तो मयूरभंज एंड केंदुझार डिस्ट्रिक्ट। और कहाँ पे है ये तो केंदुझार डिस्ट्रिक्ट में और मयूरभंज में, मयूरभंज और केंदुझार में है बादाम पहाड़, ओके। आयरन ओर कैन ऑल्सो बी माइंड फ्रॉम सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट इन झारखंड फ्रॉम गुआ माइंस, ओके। ये गुआ ही लिखा है ना, गुआ माइंस। तो इन्होंने लिखा है उड़ीसा और झारखंड का जो बेल्ट लिखा है इन्होंने क्या लिखा है तो एक बादाम पहाड़ लिखा है जो कि कहाँ है, मयूरभंज और केंदुझार डिस्ट्रिक्ट में है। फिर इन्होंने एक लिखा है सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट का, ठीक है। और फिर दूसरा क्या है, दुर्ग बस्तर चंद्रपुर आयरन बेल्ट। फर्स्ट क्या हो गया उड़ीसा झारखंड बेल्ट, दूसरा क्या हो गया दुर्ग बस्तर चंद्रपुर आयरन बेल्ट। दिस बेल्ट लाइज इन द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ एंड महाराष्ट्र, ओके। स्टेट कौन कौन से हैं तो छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र। वेरी हाई ग्रेड हेमेटाइट आयरन ओर कैन बी माइंड फ्रॉम द वेलाडीला रेंज ऑफ बस्तर डिस्ट्रिक्ट एंड ऑल्सो फ्रॉम द दुर्ग एंड चंद्रपुर माइंस। इट इज़ एक्सपोर्टेड फ्रॉम द विशाखापट्टनम पोर्ट, ओके। तो दुर्ग हो गया, बस्तर हो गया, चंद्रपुर आयरन बेल्ट। तो ये कहाँ पे है, ये है छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र स्टेट में, है ना। और फिर ये कहाँ पे तो हेमेटाइट निकलता है वो भी हाई ग्रेड का, ओके। और कौन सी वो है माइन है तो बेलाडीला रेंज है यहाँ पे, बेलाडीला माइन है।
और ये कहाँ पे है, तो बस्तर डिस्ट्रिक्ट में आता है। बस्तर कहाँ पे आता है, छत्तीसगढ़ में। ओके, बैलाडीला कहाँ पे है, तो छत्तीसगढ़ में, बस्तर डिस्ट्रिक्ट में आता है। एंड ऑल्सो फ्रॉम दुर्ग और चंद्रपुर में भी माइंस है। और इन्होंने बताया है जो विशाखापट्टनम पोर्ट है वहाँ से क्या किया जाता है, एक्सपोर्ट किया जाता है। ठीक है, ये दो बता दिए इन्होंने। बहुत ही अच्छा एक्सप्लेनेशन है, बहुत अच्छे से लिखा है ये वाला आंसर इन्होंने। तो थर्ड क्या है, कुद्रेमुख, चिकमंगलुरु, बेल्लारी और चित्रदुर्ग बेल्ट। ओके, 4 नाम यहाँ पे याद रखने हैं। तो क्या बताया इन्होंने, दिस बेल्ट एंटायरली लाइज इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका। ये कहाँ पे है, तो कर्नाटका में। हियर आयरन ओर कैन बी माइंड फ्रॉम माइंस ऑफ कुद्रेमुख एंड चिकमंगलुरु। द कुद्रेमुख इज 100% एक्सपोर्ट यूनिट। आयरन ओर कैन बी एक्सपोर्टेड थ्रू मंगलुरु पोर्ट। तो इन्होंने पोर्ट भी लिखा है, कहाँ से होता है, मंगलुरु पोर्ट से। और जो इन्होंने क्या लिखा है कि आयरन और माइन कहाँ से होता है, कुद्रेमुख और चिकमंगलुरु। ठीक है, और जो कुद्रेमुख है उससे क्या होता है, 100% जो है क्या होता है, एक्सपोर्ट होता है। जो उसका आयरन ओर है वो 100% क्या होता है, एक्सपोर्ट होता है। और ये वाला बेल्ट कहाँ पे है, तो कहाँ पे है, कर्नाटक में। फोर्थ बेल्ट इन्होंने लिखा है महाराष्ट्र गोवा बेल्ट। सो हम देखते हैं महाराष्ट्र गोवा बेल्ट। दिस बेल्ट लाइज इन द एंटायर स्टेट ऑफ गोवा एंड रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट। रत्नागिरी तो महाराष्ट्र में आता है, ठीक है, गोवा तो एक स्टेट ही है। रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट इन महाराष्ट्र इन्होंने लिखा भी है। दो माइंस डजंट कंटेन वेरी गुड क्वालिटी ऑफ वो, बट हेयर मिनरल कैन बी इफिशियंटली एक्सप्लॉइटेड। एक्सपोर्ट कैन बी डन थ्रू मर्मगांव पोर्ट। मर्मगांव पोर्ट जो है वहाँ से, मर्मगोवा भी बोलते हैं इसे, मर्मगांव भी बोलते हैं। तो यहाँ पे ये जो महाराष्ट्र और गोवा का बेल्ट है, महाराष्ट्र गोवा में ये यहाँ पे रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में है। यहाँ पे गुड क्वालिटी का तो नहीं मिलता है ना, डजन कंटेन गुड क्वालिटी। बट क्या होता है, ये बहुत ही इफ़िशियंटली हम उससे निकाल लेते हैं इसी, और एक्सपोर्ट भी करते हैं मर्मगोवा पोर्ट से। तो इन्होंने 4 बेल्ट लिखे हैं। ठीक है, बेल्ट आप एक बार और देख लीजिए। उड़ीसा झारखंड बेल्ट है फर्स्ट, तो सेकंड है इनका दुर्ग बस्तर चंद्रपुर आयरन बेल्ट। थर्ड इन्होंने लिखा है कुद्रेमुख चिकमंगलुरु बेल्लारी चित्रदुर्ग और महाराष्ट्र गोवा बेल्ट। ओके, बहुत ही अच्छा आंसर लिखा है। आप ऐसा लिख पाओ तो कोई नंबर काटेगा ही नहीं, क्यों काटेगा, है ना, ऐसा आंसर लिखो कि नंबर काटने की वो ही नहीं मिले, है ना। देख लेते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 22। राइट 4 रीज़न फॉर द राइज ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म इन इंडिया। और मैं क्या है, राइट 4 व्यूज़ ऑफ गांधी जी ऑन सत्याग्रह। ये देखिए, ये जो क्वेश्चन है वो 4 मार्क्स का है। अभी तक हमने 3 मार्क्स के किए थे, और ये जो क्वेश्चन है ये 4 मार्क्स का है। और इन्होंने जो ये वाला भी इतना बड़ा लिखा था, ये भी इसीलिए कि था 4 पॉइंट बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किए थे, क्योंकि ये भी 4 मार्क्स का था। ओके, तो क्या होता है कि 2 क्वेश्चन ही 4 मार्क्स के रहते हैं। बाकी ये देखिए, ये वाला जो 20 क्वेश्चन है वो 3 मार्क्स का है। और 4 मार्क्स के कितने क्वेश्चन आएंगे, तो 2 क्वेश्चन आएंगे, एक तो 21 और 22। ठीक है, 22 हम देखने वाले हैं, 22 हमारा हो गया है। सो देखते हैं इन्होंने कौन सा अटेम्प्ट किया है। इन्होंने अटेम्प्ट किया है जो नेशनलिज्म है ना, उसके बारे में बताया है। द रीज़न फॉर राइज ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म इन इंडिया आर एज फॉलोज। फर्स्ट है द आइडिया ऑफ यूनाइटेड स्ट्रगल। यूनाइटेड स्ट्रगल मतलब एक साथ मिलके अगर स्ट्रगल करेंगे तो उससे क्या होगा, वो उनको पता चल गया था। कैसे, द आइडिया ऑफ यूनाइटेड स्ट्रगल इज़ द मेन कंपोनेंट ऑफ राइज इन नेशनलिज्म इन इंडिया। ठीक है, पीपल फॉट मैनी स्ट्रगल कलेक्टिवली अगेंस्ट मैनी एंटी पीपल कॉलोनियल पॉलिसीज़। हिंदूज मुस्लिम कम क्लोजर देन बिफोर। ठीक है, तो ये और भी नज़दीक आ गए थे हिंदू और मुस्लिम जो कम्युनिटीज़ थी। और इन्होंने क्या हुआ, यूनाइटेड होके जब काम करने लगे, तो पता ही है यूनाइटेड होके काम करोगे तो ही हमको क्या मिलेगा, उसका रिज़ल्ट मिलेगा। कल्चरल प्रोसेस
कैसे? मैनी कल्चरल प्रोसेस हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। कैसे? इट हेल्प कैप्चरिंग द पीपल इमेजिनेशन ऑफ हिस्ट्री एंड फिक्शन, फोक सॉन्ग, फोक स्टोरीज, बैलेट्स एंड पॉपुलर प्रिंट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन दिस। ओके, कल्चरल प्रोसेस में जो ये सारी चीज़ें हैं इन्होंने बहुत अच्छे रोल प्ले किया। ठीक है, सेकंड क्या है? सेकंड हो गया हमारा। थर्ड क्या लिखा है ना? इमेज ऑफ भारत माता। द आइडेंटिटी ऑफ द नेशन इज ऑफन सिम्बलाइज्ड बाय वेरियस सिंबल, फिगर्स एंड फीमेल एलिगोरी। द इमेज ऑफ इंडिया इज एज usually characterized by the image of Bharat Mata. The first image was printed by Bankim Chandra Chattopadhyay, but the famous image was printed by Abanindranath Tagore in 1905. Devotion to this mother figure came to be seen as evidence of one's nationalism. तो इन्होंने बोला है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी हैं, तो उन्होंने फर्स्ट इमेज बनाई थी, बट जो क्या बोलते हैं फेमस इमेज बनाई थी वो किसने बनाई थी? अवनींद्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर के भाई थे, 1905 में बनाई थी। और फिर इसके जो मदर फिगर था, इसके लिए जो भी डिवोशन था, उससे क्या हुआ? नेशनलिज्म और ग्रो हुआ। ठीक है, फ्लैग्स एंड वेरियस सिंबल भी। एज द स्ट्रगल फॉर द इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश स्ट्रेस्ड, द लीडर्स वर मोर एंड मोर अवेयर अबाउट द सिंबल एंड फ्लैग्स। Thus, the Swaraj flag developed by Gandhi ji and symbol of spinning wheel plays an important role in this. ओके, तो इन्होंने क्या क्या लिखा है, हम पॉइंट देख लेते हैं। पॉइंट इन्होंने लिखे हैं कि द आइडिया ऑफ यूनाइटेड स्ट्रगल, है ना। सेकंड है इनका कल्चरल प्रोसेस जो थी। थर्ड इनका है जो इमेज ऑफ भारत माता। फोर्थ इनका है फ्लैग्स एंड वेरियस सिंबल्स। और भी अगर जैसे अगर देखें तो इसमें क्या था, जो भी हमारे, और अगर आप देखें तो जो लॉर्ड लिटन थे, लिटन की जो पॉलिसीज़ थी उनसे भी लोग क्या हुए थे, बहुत ही गुस्सा थे, और उससे भी क्या हुआ था, नेशनलिज्म हुआ था, वो जो वाइट वॉल्ट हुआ था उसकी वजह से। फिर अगर देखें तो जो सोशल रिफॉर्म्स हुए थे, इसमें भी इतने मतलब नेता सबसे बड़े तो नाम है राजा राम मोहन रॉय को, जिन्होंने सती प्रथा, है ना, के बारे में बहुत, सती प्रथा मतलब उस पर बैन लगवाया था, उसमें उनका बहुत बड़ा ही योगदान था। और क्या होता है, जो न्यूज़पेपर निकलते थे उस टाइम पे, उनका भी बहुत बड़ा रोल है ना। तो ये सारे पॉइंट भी आप लिख सकते हो, है ना। और पॉइंट भी अगर जैसे कि ये इन्होंने डिटेल कर दिया है, डिटेल करके आप एक्स्ट्रा पॉइंट भी लिख सकते हो ये सारे। ओके, तो अब हमारा 22 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब है हमारा मैप वाला क्वेश्चन। तो मैप वाला क्वेश्चन है, एक में देखिए, दो ये भी और में आते हैं, सारे क्वेश्चन और में ही आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है नर्मदा रिवर शिलोंग बैलाडीला HBJ गैस पाइपलाइन। और में क्या है, और में है या तापी रिवर सिक्किम चित्रदुर्ग काकापारा, है ना। तो हम देख लेते हैं इन्होंने कौन सा किया है। इन्होंने किया है सेकंड वाला। ओके, सेकंड वाला कैसे, देखिए ये इन्होंने बताई है तापी रिवर। ओके, तापी रिवर MP और गुजरात से होते हुए जाती है। ये है काकरापारा संयंत्र, है ना। और है चित्रदुर्ग, और फोर्थ वाला हो गया सिक्किम। तो ये देखिए, एक तो रिवर आ गई है और एक स्टेट आ गया। अगर स्टेट भी है तो भी एक क्वेश्चन उससे आता है, और रिवर से भी एक क्वेश्चन आता है। और ये चित्रदुर्ग हो गया और काकरापारा हो गया। तो चित्रदुर्ग है ना, चित्रदुर्ग इन्होंने अभी अपन ने नाम पढ़ा था ना, उसमें आया था चित्रदुर्ग। तो वो मतलब ये कहाँ से रिलेटेड है, माइन से रिलेटेड हो गया। और ये एक है ना एनर्जी से रिलेटेड है, काकरापारा क्या है, एनर्जी से रिलेटेड एक संयंत्र है। तो देखिए यहाँ पे भी अगर देखें तो एक नदी आई है जो कि नर्मदा रिवर है। शिलोंग आया है, शिलोंग एक जगह है। बैलाडीला की ये देखें माइंस है, जो हमने, इन्होंने जो माइंस है ना, ये सारी माइंस ही लिख दी हैं, तो इनसे तो ये बखूबी बन जाता है। HBJ गैस पाइपलाइन है, जो कि पता है आपको गुजरात से होती है। ये उसमें भी आया था
मार्क्स वाले जो क्वेश्चन थे वहाँ से। तो ये कहाँ कहाँ जाती है, HVJ गुजरात जाती है, MP जाती है, और वहाँ से होते हुए यूपी से होते हुए हरियाणा के लिए भी कनेक्ट करती है ना। और नर्मदा रिवर तो हमें पता है कि MP में ही है, क्योंकि हम MP पढ़ रहे हैं, है ना। और शिलोंग, ठीक है, शिलोंग एक जगह का नाम है। और जो शिलोंग मैं बता देती हूँ, आप कमेंट करके बताइएगा शिलोंग जो है वो कहाँ पड़ेगा। शिलोंग हमारा पड़ेगा जो नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन है यहाँ पे पड़ेगा, यहाँ पे आएगा। और आपको हिंट एक और देती हूँ, शिलोंग क्या है, कैपिटल है। अब आपको बताना है किस स्टेट की कैपिटल है, ठीक है। ये हमारे कंप्लीट हो गए हैं। और टॉपर्स देखिए कैसा लिखते हैं, तो आपने देख लिया है टॉपर्स ऐसा लिखते हैं, है ना। देखिए क्या बेहतरीन आंसर लिखे हैं उन्होंने, 4 मार्क्स के, है ना। कोई नंबर है ना काट ही नहीं सकता है। तो आप भी ऐसे ही लिखिए और कोशिश करिए जो भी गलती हो वो मिलाइए, आप भी टॉपर्स जैसा आंसर लिखने की कोशिश कीजिए, ठीक है। होप सो समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।